So, are you able to see this, the complex integration, chapter 23? Yes, sir. Okay. So last time हमने complex integration शुरू किया था, and we you know that the function of complex variable can be separated by this point of set x and y. Okay, because x is the real part and y is the imaginary part of a complex number. So any complex number can be divided, fz can be divided into two functions u and v, where u is the real part and v is the imaginary part. Okay, ये जो है, जो आ रहे हैं ना उनको एडमिट करते रहना। जैसे कि मैं दीपांशु को बना देता हूँ पार्टिसिपेंट्स का है इसमें, ये है ना, इसमें शीश को बना देते हैं प्रेजेंटर। सो यू विल बी एबल टू एडमिट दी, जो भी आ रहे हैं बच्चे उनको एडमिट कर लेगा। मेक प्रेजेंटर भार्गवी, भार्गवी इज देयर, भार्गवी, बॉबी, बॉबी को नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमने लास्ट टाइम किया था स्टार्ट, एंड यू नो डैट कि अगर हम x को किसी और फंक्शन t में और y को भी किसी और फंक्शन t में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो डैट वी कैन हैव, ये बेसिकली एक कर्व को डिफाइन करता है व्हेन x इज phi t एंड y इज psi t, where t is the parameter in the interval a and b. ओके, सो ये जो कंटिन्यूस होंगे, तो उससे हमने कल लाइन इंटीग्रेशन निकाला था। लाइन इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन over the curve C fz dz, where u and v iv is, तो उसमें ले लेते हैं पेंट। ये है ना। सो एफ जेड जो होता है वो होता है u प्लस आई वी, वेर u इज द रियल पार्ट एंड v इज द इमेजिनरी पार्ट। और डी जेड क्या होगा? z क्योंकि है x, z है x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y है z। सो डी जेड जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स एंड डी वाई। ओके, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। फिर जिसको इसका रियल पार्ट अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे, एंड देन वी कैन इंटीग्रेट इट। ओके, ये हमने लास्ट टाइम किया था लाइन इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रेशन हमने कर लिए थे, एंड नाउ वी हैव टू मूव टू, उसमें हमने देखा था कि लाइन इंटीग्रेशन डिपेंड्स अपॉन द पाथ ऑफ द, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा पाथ लेते हैं। ये वाले सम, ये वाले सम किया था, ये वाला सम किया था हमने कल, है ना, ये वाला सम भी किया था, देन इनइक्वालिटी वाले सम किए थे, ये सब हम कर चुके हैं। नाउ टुडे वी विल बी मूविंग टू कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम मैंने कल भी इंट्रोड्यूस कर दी थी। बेसिकली कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है? इफ एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड एनालिटिक फंक्शन कौन से होते हैं? जो कि डिफरेंशिएबल भी होते हैं और जो कंटिन्यूस भी होते हैं, ठीक है। तो उनको हम एनालिटिक्स फंक्शंस कहते हैं, और उसकी एनालिटिसिटी की जो एसेंशियल कंडीशन है वो क्या है? इट हैज़ टू सेटिस्फाई दी सी आर इक्वेशन, कॉचीज रीमन इक्वेशन। जब हमने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी थी तो हमने कॉचीज रीमन दो कंडीशंस पढ़ी थी, कॉचीज रीमन कंडीशंस, जिनको सेटिस्फाई होना चाहिए इफ एफ जेड हैज टू बी एनालिटिक फंक्शन। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है? इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, किसी भी डोमेन में कोई भी रीजन है, जैसे कि अगर कोई भी रीजन है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, अगर कोई रीजन है कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो कि जिसमें एफ जेड जो है वो एनालिटिक है, ठीक है, सपोज डी इज दिस रीजन,
इस रीजन में एनालिटिक है फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक। देन अगर इसके अंदर हम सिंपली क्लोज्ड कर्व कोई भी बना दे, कोई भी सिंपली क्लोज्ड कर्व मतलब जिसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ये हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी क्लोज्ड कर्व की। तो जिसका भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम है तो उसको हम क्लोज्ड कर्व कह सकते हैं। ठीक है, देन द इंटीग्रेशन ओवर दिस क्लोज्ड कर्व, लाइन इंटीग्रेशन ओवर दिस क्लोज्ड कर्व ऑफ द फंक्शन एफ जेड जो कि एनालिटिक है, dz, इसका जो इंटीग्रेशन होगा z डोमेन में, इट विल कम आउट टू बी जीरो। इसका जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट द कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम स्टेट्स। If fz is analytic in any simply connected domain D for any simple closed curve C lying entirely within the D, जो D के अंदर ही होना चाहिए ये कर्व को। D is the domain where the function is analytic and C lies entirely within, सारा का सारा जो C है वो एनालिटिक रीजन के अंदर है। देन द कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम says that the integration, the line integration over this closed curve of fz will be equal to 0। ठीक है, ये इसका प्रूफ है। अब इसने एक रीजन ले लिया D और D के अंदर एक एक कर्व ले लिया C। ठीक है, तो हम एज पर डेफिनेशन ऑफ एफ जेड को हम हमेशा इस तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? u plus iota v, where u and v are the functions of x and y. These are the functions of x and y। तो जब हम ये करेंगे, ये जब इसमें डालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसका रियल पार्ट ये आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा रियल पार्ट, एंड इमेजिनरी पार्ट ये चीज आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आसानी से निकल जाएगी, हमने क्लास में भी कई बार किया हुआ। तो यानी कि दिस इंटीग्रल कैन बी said to be sum of two integrals I1 and I2, where I1 gives you the real part and I2 gives you the imaginary part of the function. If u and v are the continuous partial derivative, u and v have the continuous partial derivative in D. Why? Because it is analytic in nature. Fz is analytic in nature, so continuous and partial derivative इसके exist करेंगे। Fz is analytic, so f prime is first derivative, is assumed to be continuous, ये भी continuous होगा। Then applying Green's theorem, जो ग्रीन थ्योरम होती है इंटीग्रेशन में, ये जो होती है कन्वर्ट करती है लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में। ठीक है, ये लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करती है। तो जो ये जो सिंगल इंटीग्रेशन है इसको ये डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करती है, ग्रीन्स थ्योरम। और ये आर जो होता है वो ये रीजन जो है इसने इंक्लूड किया हुआ है कर्व सी ने। कर्व सी क्योंकि एक रीजन डिफाइन कर रहा है तो ये एक सरफेस को इंक्लूड कर रहा होगा, एंड दैट सरफेस इज कॉल्ड आर। ठीक है, जैसे इस फिगर में भी बना हुआ है कि व्हाट इज आर? आर इज दिस सरफेस विच इज enclosed बाय सी, द कर्व सी। इसका हम जो डायरेक्शन लेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे। अगर हम ऐसे जाते हैं इंटीग्रेशन इस डायरेक्शन में करते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो रीजन जो है इसके अंदर जो रीजन बनेगा उसको हम आर कह रहे हैं। ओके, सो कॉचीज इंटीग्रेशन थ्योरम क्या कहती है? तो सॉरी, ग्रीन्स थ्योरम क्या कहती है? वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू दिस लाइन इंटीग्रेशन टू सरफेस इंटीग्रेशन। एंड सरफेस इंटीग्रेशन कैसे होगा? ये कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम कहती है डेल v बाय डेल एक्स एंड डेल u बाय डेल वाई, ये होता है। अब हमें ये भी पता है कि अगर ये एनालिटिक है फंक्शन, देन हमको डेल u डेल y बाय डेल एक्स del u by del y will be equal to minus of del u by del x, यानी कि ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इसका माइनस के बराबर होंगे, यानी कि इसकी जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो जीरो आएगा। हेंस दिस विल बी इक्वल टू जीरो। I1 जो होगा वो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली I2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि दूसरी जो इक्वेशन होती है CR, जो इक्वेशन, दो इक्वेशन बताई थी ना CR इक्वेशन, थे ना क्लास में? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, तो दो सीआर इक्वेशन हमने पढ़ी थी, एक इक्वेशन ये थी और एक इक्वेशन ये थी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से I1 जीरो हो जाएगा और सेकंड इक्वेशन से I2 जीरो हो जाएगा, दोनों का सम जीरो हो जाएगा। हेंस दिस प्रूव्स द
Cauchy's integral theorem, which is thus the Cauchy's integral established the basic property of analytic function that the integral of analytic function around any simple closed curve lying entirely in the simply connected domain and its analyticity will be equal to 0. ठीक है, तो ये कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम होती है। ये मैंने कल भी इंट्रोड्यूस करा दिया था क्योंकि एग्जाम हमने किए थे जिसमें हमने कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम का यूज किया था, बट ये इसका प्रूफ है। ठीक है, एंड इट इज गिवन इन दी पेज नंबर 23/6 ऑफ योर रमन्ना बुक। ओके, सो कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम को हम कॉचीज थ्योरम भी कई बार कह देते हैं। कॉचीज थ्योरम विदाउट द assumption of f prime is continuous is known as this theorem. Simply connectedness is essential. Simply connected होना चाहिए। ठीक है, रीजन को सिंपली कनेक्टेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज ये है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें क्या है, जो डिनोमिनेटर, अब जो रीजन है वो ये हो गया। although is analytic in the analysis, integral is not equal to 0. इसका इंटीग्रल 0 नहीं होगा। क्यों? सिंस एनल जो ये जो रीजन, ये जो सर्कल की रेडियस बनी, ये कौन सा रीजन होगा? ये कौन सा रीजन होगा? इसमें जो है z जो सेंटर है वो -1 पे, सॉरी 1 पे, रियल नंबर ये 1 हो गया, और इसका जो रेडियस है वो कितना है? रेडियस कितना है? 1। तो ये रीजन हो जाएगा, ये सर्कल हो जाएगा। अब इस सर्कल में पोल कहाँ आ रहा है? वो यहाँ आ रहा है, z इक्वल टू 1 पे। z इक्वल टू 1 पे पोल ही है। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले z-1, z-1 ये जो है एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका रेडियस 1 है। ठीक है, जिसका रेडियस 1 है। ओके, और इसका रीजन क्या हो जाएगा? 1 to 2, 1 to 2। तो 1 ये हो गया और 2 ये हो गया। इस रीजन में 1 to 2 में, 1 to 2 में ये रीजन हो गया। ठीक है, ये रीजन हो गया 1 to 2। ठीक है, 1 by z-1 is analytic in the this region. Analysis integral is not theorem since analysis is not simply connected. Simply connected नहीं है क्योंकि ये जो है कनेक्टेड नहीं है, मतलब कि क्लोज लूप में नहीं है, ये पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्लोज लूप में नहीं है। इस वजह से ये जो होगा, इसका जो इंटीग्रेशन, यहाँ पे कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम हम अप्लाई नहीं कर सकते। हैंस दिस विल बी नॉट एनालिटिक, दिस विल बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ। दूसरा क्रॉडली हम क्या ले सकते हैं कि if fz is analytic in a simply connected region, then c1 and c2 be any path joining a and b. अगर सिंपली कनेक्टेड रीजन है, कोई सिंपली कनेक्टेड रीजन है और उसके अंदर हमारे को लाइन इंटीग्रेशन निकालना है, सपोज इस पॉइंट से, ए पॉइंट से सपोज बी पॉइंट में। ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन निकालना है, तो या तो हम ऐसे जा सकते हैं या फिर ऐसे जा सकते हैं। दोनों कर्व से हम जा सकते हैं, C1 और C2 कर्व से हम जा सकते हैं। अब कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है? इन दोनों का जो सम, ये जो पूरा जो होता है इंटीग्रेशन, वो 0 हो जाएगा। हेंस f(z)(c1) ये वाला जो इंटीग्रेशन है इस वाले इंटीग्रेशन के बराबर होगा। ठीक है, लॉजिक ये कहता है क्योंकि इन दोनों का जो सम होगा, मतलब इसके माइनस का सम विल बी इक्वल टू 0। अगर ये उल्टी डायरेक्शन में हम ले लेंगे तो पूरा क्लोज कर्व बन जाएगा, और इसका सम जो हो जाएगा, अगर ये हम माइनस ले लेंगे तो -c2 मीन्स की अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दोनों का सम जो होगा वो 0 हो जाएगा। और ये कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम कहती है हेंस these two will be equal, therefore integration will be independent of path। मतलब हम दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी पाथ ले लेंगे, उससे जो है इंडिपेंडेंट आएगा। हम कोई भी पाथ ले सकते हैं, ये वाला पाथ भी ले सकते हैं, ये वाला कोई भी पाथ ले सकते हैं, ये वाला पाथ भी ले सकते हैं, ए और बी को इंटीग्रेट कर। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो
it will be its integration from a to b will be independent of path। ठीक है, ये इसकी हम इससे एक रिजल्ट निकाल सकते हैं किससे, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम से। क्यों? क्योंकि अगर हम सपोज दो पॉइंट्स पे निकालना है, ए पॉइंट और बी पॉइंट है, इसके बीच में हमें इंटीग्रेशन निकालना है, लाइन इंटीग्रेशन। हालांकि हमने जो कल सम किए थे उसमें हमने देखा था पाथ जो होता है उसकी वजह से इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो वो अलग आती है, बट अगर वो फंक्शन एनालिटिक है तो उसमें जो होता है इंटीग्रेशन जो होता है दैट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, तो हम ये पाथ भी ले सकते हैं ए टू बी जाने के लिए, या कोई भी पाथ ले सकते हैं, ये पाथ भी ले सकते हैं, ठीक है, या कोई ऊपर के पाथ भी ले सकते हैं। सो इंटीग्रेशन विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन दिस सिंपली कनेक्टेड रीजन। अगर सिंपली कनेक्टेड रीजन में, ये देखिए ये प्रूफ भी दिया हुआ है कि सी है, C1 है और इसका सम 0 होगा, तो अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो माइनस साइन इसके अंदर अकोमोडेट हो जाएगा, हेंस दिस इंटीग्रेशन एंड दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। इज इट विजिबल? एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, ये हम प्रूव कर सकते हैं, बुक वर्क वी कैन प्रूव इट। ओके, लेट अस डू दिस सम, ये वाला सम करते हैं। इज इट विजिबल? सेकेंड ईयर? यस सर, ओके, विजुअल है। जो एफ जेड है, एफ जेड क्या है इस वाले इंटीग्रेशन, 1/z-2, 1/z-2। ओके, अब 1/z-2 जो है, वन क्योंकि एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, हेंस दिस विल बी एनालिटिक एक्सेप्ट एट z इक्वल टू 2। z इक्वल टू 2 पे ये एनालिटिक नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू खुद ही इंफिनिटी हो रही है। ठीक है? अब हमें ये जो है इंटीग्रेट करना है, सबसे पहले तो इस सर्कल के अराउंड इंटीग्रेट करना है। कौन सा सर्कल? z-2 इक्वल टू 4। z-2 इक्वल टू 4 कौन सा सर्कल होगा? ये होगा। इसका सेंटर जो होगा वो 2 पे होगा, इस पॉइंट पे होगा सेंटर, और इसके जो रेडियस होगा वो 4 होगा, तो ये 6 यहाँ आ जाएगा, -2 यहाँ आ जाएगा, और ये सर्कल बन जाएगा। ठीक है, नॉट t बिलोंग्स टू c। अगर इस सर्कल के अलोंग हमें वो करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो c, ये जो 2 है इसी रीजन के अंदर आ रहा है, ठीक है, इस सर्कल के अंदर ही आ रहा है ना 2, और 2 पे ये नॉन एनालिटिक है। ठीक है, सो बाय अबव बुक वर्क, जो हमने बुक वर्क इसमें डिस्कस किया है, उसमें जो इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू आयोटा। उनसे बुक वर्क की बात कर रही है, इस वाले बुक वर्क, ये इसमें देखिए, इसमें क्या कहता है,
कि अगर हमको किसी को इंटीग्रेट करना है फंक्शन को, तो अगर a इनसाइड c है, a क्या है, ये पोल, a इनसाइड c है, तो इसकी वैल्यू जो होती है, और ये -1 है, -1 एन की वैल्यू -1 है, -1 का मतलब क्या हुआ, -1 का मतलब क्या हुआ, ये देखिए, अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है, किसे, इफ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस 1 बाय z माइनस a, 1 बाय z माइनस a रेज टू, अभी n की वैल्यू 1 दी हुई है ना, अगर 1 नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, क्यों, क्योंकि एनालिटिक हो जाएगा, और किसी भी एनालिटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है क्लोज लूप में, ठीक है, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग। बट अगर ये -1 है, -1 ये वाली सिचुएशन हो जाएगी, तो इस केस में इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 1/2 पाई इंटू आयोटा, 2 पाई इंटू आयोटा, क्योंकि ए जो, अगर ए जो है इनसाइड सी है, इस कर्व के अंदर सी है, जो कि सिचुएशन हमारी यहाँ पे थी, जो कि सिचुएशन ये है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इस सिचुएशन में क्या है, ये जो रीजन है जिसके क्रॉस हमें ये जो कर्व है सी, इट इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 2, और इसके अक्रॉस, इसके अंदर हमें इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो यानी कि, और इसी के अंदर हमारा 2 भी आ रहा है, 2 इज द पोल जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है, तो सिंपली इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 पाई आयोटा, ठीक है, 2 पाई आयोटा हो जाएगी। दूसरी सिचुएशन में क्या है, दूसरी सिचुएशन में हमको दूसरा सर्कल दिया हुआ है जहाँ जिसका सेंटर 1 पे है, अब इसका सेंटर 1 पे हो गया, और 5 जो है उसका वो हो गया रेडियस, 5 रेडियस हो गया, यहाँ पे सेंटर है और 5 रेडियस हो गया, तो -6 यहाँ और -6 यहाँ। इस केस में भी 2 जो है वो इनसाइड है, 2 के इनसाइड है, देयरफॉर इस केस में भी इसकी वैल्यू 2 पाई आयोटा होगी, जैसे हमारी पहले 2 पाई आयोटा आई थी, ऐसे ही इस केस में भी 2 पाई आयोटा आएगी। इज इट क्लियर सेकंड ईयर, कोई ध्यान से देख रहा है तो क्लियर होगी ये वाली बात। सेकंड ईयर, इस वाली क्रोडली से हम ले रहे हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रल बाय इंटीग्रल पावर, इंटीजर पावर, ठीक है, इस वाले उससे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड ईयर, सेकंड ईयर, हेलो, एम आई ऑडिबल, ठीक है, तो इस केस में भी क्योंकि 2 जो है इस रीजन के अंदर आ रहा है, हेंस इट विल बी इक्वल टू, इसकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आयोटा हो जाएगी, ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी देख, ये दिख रहा है, सिंस 2 belongs to C, belongs to C means ये जो इसके अंदर
इंटीग्रेशन z माइनस टू है। Am I audible? इंटरनेट कनेक्टिविटी में थोड़ी प्रॉब्लम है। Am I audible now? Second year. Yes, sir. Okay. Let me share it again. Hope screen is visible now. No, sir. नहीं नहीं दिख रही। हो गया सर। Okay. आई फिर चली गई। हाँ फिर से करो।
अब दिख रहा है? Yes, sir. ओके ओके, तो वी वर डिस्कसिंग दिस। हाँ, दिख रही है स्क्रीन? Yes, sir. ओके, तो इस वाले सम से हमें क्या समझ में आया कि अगर पोल जो है, अगर हमारा पोल जो है वो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर आ रहा है, तो आपकी वैल्यू 2 पाई आयोटा आएगी। ठीक है, नो मैटर व्हाट द लाइन इंटीग्रेशन है, मतलब ये सर्कल हो या ये सर्कल हो या फिर ये स्क्वायर हो, अगर टू जो पॉइंट इसके अंदर आ रहा है तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 पाई आयोटा रहेगी। ठीक है, बट अगर हमारा फोर्थ केस है, अब फोर्थ केस में क्या है, ये जो है ये ट्राइंगल है 0 0 1 0 एंड 1 0 1, तो इस ट्राइंगल में क्या होगा, ये ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में जो पॉइंट 2 है ये ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रहा है, ये बाहर आ रहा है। ये जो पॉइंट 2 है ये ट्राइंगल के बाहर आ रहा है और हमको इंटीग्रेट करना है इस ट्राइंगल। और आवाज क्लियर नहीं आ रही है। और हम z माइनस टू y माइनस, हेलो, एफ जेड की वैल्यू है f1 ऑफ 1/z-2। सबको नहीं आ रही है? तुम्हें नहीं आ अब आ रही? रही है सर, अब ठीक आ रही है सर। ओके, तो अब इस केस में क्या होता है, इस केस में ये जो फंक्शन है एफ जेड ये एनालिटिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि टू तो इसके अंदर है ही नहीं, तो यानी कि ये जो सिंपली ये जो कट कर्व है इसके अंदर ये 2 पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट ऑफ नॉन एनालिसिसिटी है ही नहीं इसके अंदर, पोल जो है इसके अंदर है ही नहीं। हैंस अकॉर्डिंग टू कॉचेस इंटीग्रल थ्योरम इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सिंपली हम इसकी वैल्यू 0 लिख सकते हैं। अगर कर्व सी कर्व सी कोई इस वाले पोल को इंक्लूड नहीं कर रहा है, कौन से पोल को, z इक्वल टू 2 को, तो अकॉर्डिंग टू कॉचेस इंटीग्रल थ्योरम हम इसकी वैल्यू सिंपली 0 लिख सकते हैं, डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 जो पॉइंट है वो इस ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रहा, आउटसाइड आ रहा है। 2 जो ट्राइंगल है, 2 जो पॉइंट है, ये देखिए 2 पॉइंट जो है इसके आउट, इस वजह से 2 जो ये वाला जो पॉइंट है इसके आउटसाइड है इस कर्व के, hence according to 2 do not belong to this curve, therefore 1 by z minus 2 is analytic in C, hence according to Cauchy's integral theorem इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो इंटीग्रेशन की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ये कर रहा है। अब इसमें जो है ये वाले कर्व में ये तो पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल जो होते हैं वो सारे कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल कंटिन्यूस है। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है यूनिट सर्कल में। यूनिट सर्कल कौन सा होता है? द सर्कल विच इज whose origin is at 0 एंड इसका जो रेडियस है वो 1 है, ये यूनिट सर्कल हो गया। तो यूनिट सर्कल के अराउंड हम इसे करेंगे तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली 0 आएगी। क्यों? क्योंकि ये तो फंक्शन एनालिटिक है, और हम जो सी के अराउंड कर रहे हैं, किसी भी कर्व के अराउंड कर रहे हैं, क्योंकि इट इज एनालिटिक एवरीवेयर, पॉलिनोमियल इज एनालिटिक एवरीवेयर। तो नो मैटर कोई सा भी आप ले लीजिए, कोई सा भी आप ले लीजिए, चाहे ये पाथ ले लो, चाहे ये पाथ ले लो, चाहे ये पाथ ले लो, कोई सा ही पाथ ले लीजिए, इसकी वैल्यू हमेशा ही 0 आएगी। तो इट्स वैल्यू विल बी 0 in all the cases, all cases के लिए 0 आएगी, क्योंकि it is analytic everywhere in the z plane, it is analytic everywhere in z plane,
हेंस इसका इंटीग्रेशन नो मैटर कोई सा भी कर्व ले लो, चाहे यूनिट सर्कल ले लो, चाहे ये स्क्वायर ले लो, ये स्क्वायर का इसने दिया हुआ है, 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं, चाहे ये स्क्वायर में ले लो, चाहे ये पैराबोलिक में ले लो, ये दो पैराबोला का क्लोज कर्व दिया हुआ है, चाहे इसमें ले लो, इसकी वैल्यू हमेशा ही 0 आएगी अकॉर्डिंग टू कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। अकॉर्डिंग टू आपको ये स्टेट करना पड़ेगा, अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको ये स्टेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये तो एक तरीका होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछना। कई बार पूछता है वेरीफाई कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। जब वेरिफिकेशन आ जाता है, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम का वेरिफिकेशन आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है और उसके सम को इक्वल टू 0 पुट करना है। जैसे हमने कल भी एक किया था, उसमें जो फंक्शन था वो एनालिटिक था और हमने उसका क्रॉस निकाला था, अगर याद होगा जो क्लास थे। एक में 30 आई थी जो अपर सर्कल में निकाला था और एक एक सर्कल में -30 आई थी और दोनों का सम जो था वो 0 हो गया था। ठीक है, याद है आशीष? यस सर। यस सर, हाँ, याद तो है। वो इसी 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 का एग्जांपल था। उस केस में क्या था कि जो फंक्शन था वो एनालिटिक था, तो अपर अपर सर्कल में जब गए थे तो वो +30 आया था और नीचे वाले सर्कल में गए थे तो वो -30 आया था और उन दोनों को जब हमने सम किया था तो वो 0। आप इस केस में भी ऐसे ही कह रहा है, एफ जेड इज जेड स्क्वायर, z square is a polynomial, so z square will be always analytic. It will be analytic everywhere. ठीक है, and C is the boundary of the square, which is the closed curve, simply closed curve. अब ये जो है इसमें इन्होंने क्या कहा है, ये जो स्क्वायर है, it is a boundary of this square. One, one,
एम आई ऑडिबल? मेरे को सुन पा रहे हैं? यस सर। सेकंड ईयर। सेकंड ईयर। यस सर। सेकंड ईयर। यस सर। Is the screen visible? यस सर, 2020 दिख रही है स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है? विजिबल तो है। आ रही है आवाज? हेलो। ओके, आई होप, क्योंकि मुझे सुनाई दे रहा है तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको भी सुनाई दे रहा है। दूसरी डिवाइस से मैंने क्रिएट किया था तो उसमें मुझे सुनाई दे रहा था। अब जैसे कल हमने इंटीग्रेशंस किए थे ना, तो उसमें हमने ये लाइन इंटीग्रेट, जैसे E2 हमें A जाना है, तो ये जो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी ये। ठीक है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 ये लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है, और हमें इंटीग्रेट कहाँ से क्या करना है, y माइनस 1 टू 1, इसमें जो है y चेंज हो रहा है माइनस 1 टू 1, y जो चेंज हो रहा है वो माइनस 1 टू 1 हो रहा है। बस इसे इंटीग्रेट कर दो, इसमें ये वाली वैल्यूज रख दो जैसे हमने कल कर रखी थी। जेड स्क्वायर में, जेड स्क्वायर में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आटा वाई का स्क्वायर, तो x इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी, वाई स्क्वायर को हम वाई स्क्वायर लिख देंगे, जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/3। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/3। ओके, ऐसे ही जब a टू b जाएंगे, a टू b मतलब ये वाली इक्वेशन है, इसमें क्या होगा, इसमें जो है क्या चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है फ्रॉम 1 टू -1 एंड y इज कांस्टेंट। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 1, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, अलोंग द x एक्सिस, तो इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 1 हो जाएगी, एंड वी हैव टू इंटीग्रेट -1 टू 1, तो हम ये वैल्यू रख देंगे इसमें, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/3, -4/3। बी टू डी में क्या होगा, बी टू डी में जो है x कांस्टेंट है, x कितना है, -1। बी टू डी में x कांस्टेंट है एंड x इज -1, और 1 टू -1 हमें y के रिस्पेक्ट में से इंटीग्रेट करना है, y के रिस्पेक्ट में 1 टू -1 इसे इंटीग्रेट करना है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/3। सिमिलरली डी टू ई में क्या है, डी टू ई में y जो है वो है -1 कांस्टेंट है, और x इज चेंजिंग फ्रॉम -1 टू 1, -1 टू 1 ये चेंज हो रहा है, तो हमने इसकी वैल्यू रख दी, ये आ जाएगी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -4/3, और इन चारों का जब सम करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, सो देयर बाय वी आर एबल टू प्रूव दी कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, क्योंकि किसी भी एनालिटिक फंक्शन का क्लोज लूप में इसकी वैल्यू 0 होती है इंटीग्रेशन की। ओके, सो हमने इसकी वैल्यू 0 पुट कर दी, 0 प्रूफ कर दी, चारों इंटीग्रेशन का जो सम होगा वो 0 हो जाएगा।
ठीक है। इसी तरीके से हम ये वाला सम कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, am I audible? कोई बोलेगा? am I audible? दीपांश शर्मा, हेलो। यस, यस सर, हेलो। यस सर, यस सर, यस सर।
Am I audible? सुनाई दे रहा है मेरे? सुनाई दे रहा हूँ सबको? कोई है क्लास में? यस सर। ओके ओके, एक काम यस करो, सर। चैट बॉक्स में अपने रोल नंबर लिख दो, इससे पहले कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। चैट बॉक्स दिख रहा है आपको? नहीं। नो सर। चैट बॉक्स नो सर। नो सर। चैट बॉक्स नहीं दिख रहा? चलो मैं ले लेता हूँ ब्रह्मा को। अभी है दीपांशु, भार्गवी, आशीष, परवेज हुसैन, और ये कौन है? अभिनंदन कौन है? अच्छा, रोल नंबर 1। विशेष कौन है? विशेष, विशेष का क्या रोल नंबर है? हेलो, 30305 है। अभिनंदन रोल नंबर 1 हो गया, सर भार्गवी मेरे होगी, दीपांश हो गया, आशीष। विशेष का क्या रोल नंबर है? सर 52 है। लो 52। 52 इज विशेष, ओके। सागर का क्या रोल नंबर है? सागर, सर सागर 45 है सागर का। 45, ओके। सागर हो गया। परवेज 49। परवेज का कौन सा है? 49। 49। एंड प्रशांत, प्रशांत का 51। 51। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक जना और रह रहा है। कौन रह रहा है? आशीष। आशीष का क्या रोल 17 नंबर सर। है? 53 सर। 53। 44 सर। 44 कौन है? राहुल तो नहीं है? यस सर, राहुल। राहुल है। यस सर। और कौन है? 17 सर। 17 आदित्य, नहीं 26 सर। 17 सरोज, 26 आदित्य, सरोज न आदित्य, ओके। विशेष का हो गया, आदित्य का हो गया, ठीक है। ओके, तो हम, हाँ, ये डिस्कस कर रहे थे, एक और सम कर लेते हैं, ये वाला। ठीक, ये तो हमने, सुनाई दे रहा था आपको? यस सर। अच्छा ठीक है, तो बस इसमें ऐसे ही सम आते हैं, जैसे कि सपोज हमें ये इवेलुएट करना है, ठीक है। मैंने बताया है पॉलिनोमियल जो भी होते हैं सारे के सारे एनालिटिक होते हैं, तो आपको पता है अगर सी एक क्लोज्ड कर्व बनेगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है, ये तो हमको पता ही है। अब जो है इसमें जो है सी जेड, जेड मोड ऑफ जेड इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है, मोड ऑफ जेड इक्वल टू 2 आ रहा है। अच्छा, शेयर बोलते भी नहीं हो, शेयर नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा, स्क्रीन शेयर है? सर नहीं दिख रहा स्क्रीन। नो सर। हम्म, कहाँ है ये? अब जो है इसमें जेड स्क्वायर प्लस 3 जेड है, ये एक पॉलिनोमियल हो गया, और ये जो है हमको इंटीग्रेट कर, ये जो सर्कल हो गया, ये जो है सर्कल हो गया विद द सेंटर एट 0 एंड रेडियस एज 2,
ठीक है, ये सर्कल हो गया। अब हमें कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, 2 माइनस 0 से 0 माइनस 2, 2 माइनस 2 0 से 2 0 ये वाला पॉइंट हो गया, और 0 2 0 2 ये वाला पॉइंट हो गया। यानी एक क्वार्टर में हमें इसे इंटीग्रेट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सर्कल की इक्वेशन जैसे मैंने बताया था कल, ये हमने सम किया है कि हम जो है z इस वाले जहाँ पे सर्कुलर सिमेट्री होती है इसको हम चेंज कर देते हैं टू दी पोलर कोऑर्डिनेट। तो सर्कल की इक्वेशन इस केस में ये हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन दी पोलर कोऑर्डिनेट। r जो है वो कांस्टेंट हो गया 2 e रेस्ट बाय आयोटा थीटा, वेयर थीटा इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू 2 पाई। ठीक है, 0 टू 2 पाई पूरे सर्कल के लिए। अब हमें इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ, इसके एक क्वार्टर में करना है, यानी 0 से लेकर पाई बाई 2। तो 0 से लेकर पाई बाई 2 इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसमें इसकी वैल्यूज रख देंगे, जेड स्क्वायर ये हो जाएगा और डी जेड की वैल्यू ये हो जाएगी। बस 0 टू 2 पाई, ये हमने कल भी किया था। ठीक है, ये वाला ऐसा सम हमने कल भी किया था। 0 टू पाई बाई 2 इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -44/3 टू 8 माइनस 3। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में करना है। स्ट्रेट लाइन क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे लिए सही रहता है, तो हम जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में करेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या इक्वेशन बनेगी, बी बी बी, हाँ बी क्या, अच्छा स्ट्रेट लाइन है जी, 2 2 0 से 0 2, 2 0 से 0 2, 2 0 से 0 2 ये वाली इक्वेशन बनेगी। x प्लस वाई इक्वल टू 2 ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो y की वैल्यू हमने इसमें से निकाल दी, डी जेड की वैल्यू ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू जेड की वैल्यू इस पर रख दी इंटीग्रेशन में, क्योंकि हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसमें जेड की वैल्यू रख दी, तो ये आ गया। और इससे भी आप देखोगे तो इसकी वैल्यू भी -44/3 और -8/3 आयोटा आएगी। ठीक है, तो जैसे कि हमने कॉचीज इंटीग्रेशन थ्योरम के थ्रू एक प्रूव किया था कि दिस वैल्यू विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो आप पाथ कोई भी ले लो, आपका जो वैल्यू आएगा वो यही आएगा। ठीक है, आप ये सर्कुलर पाथ ले लो, स्ट्रेट लाइन का पाथ ले लो, ये तीसरा कौन सा है, तीसरा पाथ कौन सा, स्ट्रेट लाइन बिटवीन। अब इसमें दो स्ट्रेट लाइन है, एक तो ये 2 0 से 2 2 तक जा रही है, 2 0 से 2 2 तक जा रही है, ये वाली स्ट्रेट लाइन होगी। ये 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 वाली स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन के थ्रू भी करेंगे तो भी इस यही वैल्यू आएगी, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, yes integral is independent of path because integrand is analytic everywhere because it is a polynomial of z, so it is analytic everywhere, therefore you can choose any path, इसकी जो वैल्यू आएगी वो सेम पाथ के थ्रू दो। अगर एंड पॉइंट सेम है तो इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम आएगी, लाइन इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमने कल भी किया था। नेक्स्ट इसे इवेलुएट करेंगे, तो इसमें ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल है, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है, सो इट विल बी एनालिटिक एवरीवेयर ओनली एट z इक्वल टू 0 पे नहीं होगा और z इक्वल टू -4 पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू इन्फिनाइट हो जाती है। ये इसने पार्शियल वो कर दिए इसके, अगर हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगे 3, उनकी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो इस वाले इंटीग्रेशन को हम अगर पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे, ये हमें निकालना है, इसके हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ पाथ, उसके अकॉर्डिंग हम इससे करेंगे, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें एन जो है इक्वल टू 0 नहीं है, अगर ये जो पोल को इंक्लूड कर रहा है तो इसकी वैल्यू 2 पाई आयोटा आ जाएगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 होगी। अब इसमें हम देख लेते पोल को इंक्लूड कर रहा है नहीं कर रहा है। पहले वाले में ये पोल को इंक्लूड नहीं कर रहा है, इसके लिए इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ये जो है पोल को इंक्लूड नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 आ गई। दूसरे वाले में ये पोल को इंक्लूड कर रहा है, इसकी वैल्यू 2 पाई आयोटा आएगी। ठीक है, माइनस में, ऐसे ही इसमें इसकी वैल्यू 2 पाई आउट आएगी। तो इन दोनों इंटीग्रेशन के लिए जो वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन की वो 2 पाई आउट आ जाएगी, 2 पाई आउट आ जाएगी। माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि जो है
कर्व इज ट्रेस्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, अब हमने जो डिफाइन किया वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसलिए इसमें एक माइनस हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। हेंस जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो -4 आयोटा आ जाएगी। ठीक है, ओके। यस सर। सेकंड यस ईयर, सर। हाँ, तो इस तरीके से ये सारे सम्स कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी भी प्रूव करते हैं। ये कुछ और सम्स हैं, राइट? ओके, सेकंड ईयर। तो यस सर। आज हमने कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम पढ़ने की कोशिश करी। अगर आप इसको रिवाइज कर लोगे, डायरेक्शंस मैंने दे दी हैं, पेजेस हैं ही आपके पास, ऑनलाइन बुक पड़ी हुई है, तो आप जो है इसको कर सकते हो। रिवाइज एक बार कर लोगे तो इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है क्या सेकंड ईयर? नो सर। नहीं है ना? हाँ, आसान है और घबराने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट है और एक साथ ग्रुप में आप इससे पूछ सकते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत रह रहा है, वैसे तो कोर्स कंप्लीट ही है। एक कोचीज वो रह रहा है, इसका आगे का डिस्कशन कौन सा है, एक रह रहा है और एक सीरीज का रह रहा है। ठीक है, वो हम देखेंगे। इसमें आप देखोगे करने को तो हम अभी भी कर सकते हैं, बट वो डिस्कशन अधूरा रह जाएगा, 10-15 मिनट ही बचे हैं। ये वाला डिस्कशन कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला है। ठीक है, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला में क्या होता है, एफ जेड अगर हम अलग कर लें और जेड -2 0 अलग कर लें तो इसकी वैल्यू 2 पाई आयोटा और एफ जेड नॉट आ जाती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर हम अलग कर लें तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर जैसे कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम में। इसमें पोल्स को अलग कर लेते हैं। जो पोल होता है जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो रही होती है, इस पूरे इंटीग्रेशन इंटीग्रेंट की पोल पे 0 हो जाती, इन्फिनिटी हो जाती है। Z-2 अलग कर लिया, बस सिंपली इसमें हमने Z=2 पे इसकी वैल्यू रख दी। तो कॉचीज एनालिटिक ये भी बहुत आसान है, मतलब इसे भी कर ही लेते हैं। कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम में क्या होता है कि जो एफ होता है, एफ जेड को हम एनालिटिक मानते हैं और नॉन एनालिटिक पार्ट को हम अलग कर लेते हैं। तो इसमें Z-Z0 को हमने अलग कर लिया, वह Z0 पे इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। मैंने बताया ये पोल्स को अलग कर लिया। ठीक है, तो ये क्या कहता है, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है कि if fz is analytic connected domain, इंटीग्रेशन कनेक्टेड और एनालिटिक है, पोल जो है उसके अंदर ही होना चाहिए, कनेक्टेड, सिंपली कनेक्टेड रीजन में। तो इसकी वैल्यू जो हो जाती है वो 2 पाई आयोटा Z-Z0। ठीक है, ये प्रूफ दिया हुआ है। अब इसमें जो है इस तरीके से सम आ सकते हैं, हमें जो है डिटरमाइन करना है वैल्यूज को। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, लंबा डिस्कशन। ठीक है, ओके सर। ठीक है। फाइल का काम तो है ही आपके पास, फाइल्स जो आप बना लीजिएगा, जो रह रहा है वो कर लीजिएगा। ओके, यस सर। तो यू कैन लीव नाउ। आज डिस्कशन इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी कल पढ़ लेंगे, कल भी ऑनलाइन क्लास होगी, तो कल हम कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ लेंगे। ठीक है, यस सर। ओके सर। ओके, यस तो सर। ओके सर। थैंक यू, बाय।